नमस्कार हर सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल है हमारे साथ मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और जेके जैन आज के सेशन की रणनीति देने के लिए। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर डालिए नजर। वीकेंड पर हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, फिर एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत के चलते एसजीएक्स निफ्टी में 15 से 20 अंकों का नुकसान दिखा। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से एशियाई बाजार रिकवर करते हुए दिख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी में भी रिकवरी आती हुई दिख रही है। फ्लैट ट्रेड होता हुआ नजर आएगा आपको एशियाई बाजारों पर। अमेरिकी बाजारों में मामूली सी गिरावट के साथ हमने शुक्रवार को ट्रेडिंग सेशन होते हुए देखा था और उसके बाद अब क्रूड के दाम स्टेबल से होते हुए दिख रहे हैं $63 के आसपास। देखना होगा कि करेंसी मार्केट की आज कैसी शुरुआत होती है, खासतौर से इस लिहाज से भी कि हमने शुक्रवार के सेशन में करेंसी बाजार को मजबूत होते हुए देखा था। 25 पैसे की तेजी बनती हुई दिखी थी रुपए में डॉलर के मुकाबले में। ₹63.75 पर हम जाकर क्लोज हुए थे। तो अब जो प्री ओपनिंग सेशन होगा उसमें यह देखना इंटरेस्टिंग होगा भारतीय बाजार के एसजीएक्स निफ्टी की तरह फ्लैट मामूली पॉजिटिव खुल पाते हैं और साथ ही जो करेंसी मार्केट में डॉलर की मजबूती होती दिख रही है पूरी दुनिया भर के बाजारों में, वो क्या हमारे यहाँ भी दबाव बनाती है। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। 50 अंक ऊपर सेंसेक्स है और 85 अंक ऊपर निफ्टी भी दिख रहा है। तो चलिए दोनों ही जगह हरे निशान के साथ शुरुआत होती दिख रही है। उसकी वजह है आईटीसी जो 8% ऊपर दिख रहा है, भारतीय एयरटेल में भी 9% के आसपास की तेजी दिख रही है। तो ये दो स्टॉक काफी मजबूत दिख रहे हैं, अब थोड़े से बेहतर लेवल आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर 3% की तेजी एनएमडीसी में नजर आएगी, 2% ऊपर हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन टाटा मोटर्स 10% नीचे है प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआती टिक पर और रुपए की चाल बेहद खराब। 64 का लेवल तोड़ता हुआ करेंसी मार्केट में इस वक्त का रुझान लगभग 30 पैसे की कमजोरी रुपए में बनती हुई दिख रही है। ये अच्छी खासी कमजोरी कहना होगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा दिख रहा है, आप देखिए जो डेटा वहां पर मजबूत आए थे उसके बाद जो डॉलर मजबूत हुआ है उसका असर हमारे यहाँ पड़ता हुआ 0.5% का बड़ा कट करेंसी मार्केट में आता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। जैन साहब, इस लिहाज से राय लेना चाहता हूं आपसे आईटी शेयरों पर, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो करेंसी की कमजोरी का फायदा इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन आजकल उस पर उतना रिएक्शन आता दिख नहीं रहा है। ये एक ऐसी स्पेस है जो लगातार कमजोर है, अंडर परफॉर्म कर रही है। क्या आपको लगता है खरीदारी का मौका है या फिर दूर रहे? नहीं, अगर ओवरऑल आईटी स्पेस देखोगे तो मार्केट वीकनेस में भी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो नो डाउट वन साइड रैली देखने को नहीं मिलता है, बट डिक्लाइन में बाइंग देखने को भी मिल रही है। तो आई थिंक इन स्टॉक्स में कवर्ड कॉल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। फ्यूचर्स बाई करके ऊपर का ऑप्शन सेल करना चाहिए। हमें नहीं लगता है एक तरफा रैली देखने को मिलेगा, बट डिक्लाइन पे हर डिप पे बाई करने को देखने को मिलता है, तो जहाँ पे लॉन्ग पोजिशन भी बिल्डअप देखने को मिलती है। नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। अगर पिछले हफ्ते देखोगे तो आई थिंक टीसीएस एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिया था। एचसीएल टेक में एक अच्छी खासी लॉन्ग अनबाइंडिंग देखने को मिली थी। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। तो आई थिंक जो भी गिरावट में मिल रहा है स्टेज शेयर्स, आई थिंक उन स्टॉक्स को बाई करना चाहिए। आई वुड प्रेफर इन्फोसिस एंड विप्रो टू बाई। इन्फोसिस और विप्रो पे खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल पे। हमें लगता है कि इन्फोसिस ऊपर के स्तर पे दोबारा 2050 2100 लेवल छू सकता है। इवन इस वीक इस स्टॉक में एक्स डिविडेंड होने वाला है और एक्स बोनस होने वाला है। तो आई थिंक उस बावजूद पे भी एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आई वुड प्रेफर इन्फोसिस एंड विप्रो अमंग द आईटी काउंटर्स। तो गिरावट पे बाई करना चाहिए इन स्टॉक्स को। तो इन्फोसिस और विप्रो में खरीदारी करें। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था करीब 3.25% का आउट परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर ने दिखाया था और देखिए सारे सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए थे। ये एक सेक्टर है आईटी सेक्टर जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। लेकिन अविनाश, आईरॉस इंटरनेशनल पर आपसे राय लेना चाहूंगा। इरॉस इंटरनेशनल पर माफ कीजिएगा। हमने देखा है कि यहाँ पर शेयरधारकों ने जो कंपनी ने योजना बनाई थी टीवी क्षेत्र में उतरने की, उसको स्टॉल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी को दरअसल अपने कारोबार में फिल्म प्रोडक्शन पे ही ध्यान देना चाहिए और डिजिटल स्ट्रीमिंग ऑनलाइन पर अब कंपनी फोकस करेगी। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि दरअसल कंपनी भारत की इस यूनिट को डीलिस्ट कराने पर विचार कर रही है। इरॉस इंटरनेशनल, कैसा लगता है ये शेयर आपको? नहीं, इनफैक्ट ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज फ्लो है कि इन्होंने टीवी पे अपना जो प्लान था वो शेल्फ किया है। आई थिंक ये अच्छी बात है, क्योंकि क्योंकि इनकी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में है और मूवी डिस्ट्रीब्यूशन में है। मुझे लग रहा है कि अगर इंडियन कंपनी को डीलिस्ट किया जाता है तो आई थिंक व्हाट प्राइस पे होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनके पास काफी बड़ी मूवी लाइब्रेरी है और काफी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। क्लियरली आई थिंक अगर हम पूरा बिजनेस मॉडल इनका देखें तो काफी डी रिस्क मॉडल है और इनके पास जिस प्रकार के ट्रैक रिकॉर्ड्स है अपनी मूवी हिट्स के, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात रहेगी कि अगर डीलिस्टिंग अच्छे प्रीमियम पे हो। बट ओवरऑल आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि मूवी डिस्ट्रीब्यूशन में और मूवी के मार्केट में इनका काफी बड़ा होल्ड है। ओके, तो फिलहाल प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे, लेकिन देखना होगा आज इन खबरों के दम पर
किस तरह का रिएक्शन स्टॉक का आता है। रुपए की चाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर किस तरह का इस वक्त कारोबार होता दिख रहा है। 64 के नीचे जाकर रुपए ने शुरुआत की है। करेंसी मार्केट में शुरुआत कमजोरी की तरफ होती हुई दिखी है। इस वक्त आप देख सकते हैं ½ % का नुकसान, 30 पैसे नीचे 64.03 पर इस वक्त रुपया आपको नजर आएगा। क्या हो आपकी रणनीति और क्या रहेगी रुपए की रेंज और कितना और कमजोर हो सकता है, इस पर हम राय लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त और अभिषेक गोयनका जुड़ चुके हैं, इनफैक्ट उनसे बात करेंगे हम। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे रुपए में आज फिर से 64 के नीचे के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, वजह और डायरेक्शन? अभिषेक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? आ रही है, हमारी आवाज आ रही है? जी जी, ये बताएं कि क्या वजह आप कमजोरी देख रहे हैं रुपए में? रुपए में थोड़ी सी डॉलर की स्ट्रेंथ दिख रही है। इंटरनेशनल हमें डेटा वगैरह आए हैं, चलिए, यहाँ पर शायद उनकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। हम तक फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे और वहां पर राय ली जाए। उनमें से नेस्ले एक स्टॉक है। अविनाश, लगातार सुर्खियों में बुरी खबरों की वजह से अब तो ये भी खबर आ रही कि सरकार शायद हर्जाना मांगे नेस्ले से। कुछ और डाउनग्रेड्स आए गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, 4664 का लक्ष्य, यहाँ से लगभग 1500 रुपए की कमजोरी। आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म अनिल जी, मैगी के कारण उनके एंटायर प्रोडक्ट रेंज पे थोड़ा सा एक डाउट आ गया है। ये माना जा रहा है कि दूसरे जो उनके प्रोडक्ट्स है वहां पे भी शायद थोड़ा बहुत गवर्नमेंट चेकिंग करेगी। और क्लियरली पूरा एफएमसीजी सेक्टर में हम देखें तो अभी एक थोड़ा सा कॉशियस माहौल आया है, क्योंकि आफ्टर नेस्ले हो सकता है कि बाकी जो फूड प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज है वहां पे भी शायद ये गवर्नमेंट रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करे। तो आई थिंक क्लियरली शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि मैगी करीबन जो 18-20% टॉप लाइन इनको कॉन्ट्रीब्यूट करती थी, शायद एक क्वार्टर का रेवेन्यू डेफिनेटली नेस्ले गवा देगी और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आपको अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होने को लगेगा। और सेंटिमेंटल वाइज मुझे लग रहा है कि अगर हर्जाना की बात हो रही है तो अभी मार्केट ये डिस्काउंट करेगी कि कितना हर्जाना फाइनली कंपनी को भरना पड़े, तो डेफिनेटली कोई भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो नहीं है। तो इस कारण शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक नीचे रहेगा। राइट, तो यहाँ पर और दबाव देखने को मिल सकता है। नेस्ले इंडिया के शेयर पर आपको नजर जरूर होनी चाहिए, लेकिन सबकी नजर इस समय रुपए पर है, जो करीब 28 पैसे कमजोरी के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। हमारे साथ अभिषेक अब जुड़ चुके हैं वापस से। अभिषेक, आपको आवाज क्लियरली पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ अभिषेक, बताइए क्या लगता है, जॉब डेटा जिस तरह से मजबूत आया और अब डर लग रहा है वापस से कि डॉलर मजबूत होगा, इसी का प्रेशर देखने को मिल रहा है इस समय रुपए पर? नहीं, जरूर वो काफी इंपॉर्टेंट डेटा था और डेटा काफी अच्छी आई है। साथ में ओवरऑल 10 ईयर यील्ड भी बढ़ा है यूएस का। ओवरऑल 63-60 का सपोर्ट देख रहे हैं नीचे में। ऊपर में 64.5 65 तक का लेवल भी संभव है आने वाले समय पे। तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी है। एक्सपोर्ट कंपनियां 64.5 तक की लेवल्स को टारगेट कर सकती हैं। इंपोर्टर्स जो हैं 63-60 के आसपास टारगेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल रुपए में दबाव बरकरार रहेगा। 64.25 64.30 के आसपास आरबीआई की तरफ से जनरली आप इंटरवेंशन आते हुए देखें, या यूं कहें कि 64 के लेवल के नीचे जब भी रुपया कमजोर होता है थोड़ी बहुत सप्लाई आती है आरबीआई की तरफ से। क्या इस बार आपको ऐसा नहीं लग रहा? डेफिनेटली 63-60 से 64-25-30 की जो रेंज है, मुझे लग रहा है कि संभव है कि 64-25-30 का रेंज अब टूट जाए, क्योंकि आने वाले समय पे इंटरेस्ट रेट हाइक की भी एक्सपेक्टेशंस अब बन रही है दिसंबर वगैरह में। तो मेरे ख्याल से हम नजदीक जा रहे हैं उस तरफ में, तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी और ये रेजिस्टेंस टूट सकता है अब। ऑलराइट, तो ये वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जिस पे हर बार सपोर्ट लेता है रुपया, ये टूट सकता है, ये कहना है अभिषेक का। शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। और आप देखिए जिस तरह से डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है, हम देख रहे हैं येन कमजोर है, 13 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है और चर्चा ये भी चल रही है कि मारुति जैसी कंपनियों को इससे फायदा भी हो सकता है। मानस, ये बताइए चार्ट देखकर मारुति का स्टॉक आपको लगता है खरीदने लायक, या आपको लगता है कि बाजार क्योंकि कमजोर है ये शेयर भी आगे चलकर नीचे मिलेगा आपको? देखिए, मारुति इकलौता ऐसा स्टॉक है ऑटो स्पेस में जो अभी तक वीकनेस नहीं शो कर रहा है। अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखिए, चाहे वो एमएनएम हो, टाटा मोटर्स हो या तो टीवीएस मोटर्स हो, काफी स्टॉक्स चार्ट पे वीक लगते हैं, बट मारुति में तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। तो मेरी राय में तो कभी भी स्टॉक थोड़ी वीकनेस और दिखाए 3700 के आसपास, तो वहां पर बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉसेज आपके 35-75 के नीचे होंगे और अपसाइड टारगेट की अगर हम बात करें तो कम से कम 3950 और 3975 तक के लेवल्स
मारुति में देखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर डिक्लाइन पे बाय करने की राय रहेगी। ऑलराइट, तो मारुति एक स्टॉक है जिसको फायदा हो सकता है, यहाँ पर आपको गिरावट में खरीदने की राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेकिन पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लेकर आ रही हैं ट्रेडिंग कॉल्स। पूजा बताइए, कमजोरी की कॉल ज्यादा है सेल साइड की या फिर खरीदारी की भी कॉल्स हैं आज? जी, मिला जुला रुझान निकल कर आ रहा है। खरीदारी और बिकवाली दोनों की ही कॉल्स आज देखने को मिल रही हैं। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। ग्लोब कैपिटल की नीरव वखाड़िया ने एक बिकवाली की राय दी है। एक्सिस बैंक में जो शुक्रवार को जो कमजोरी थी, उनका मानना है कि वो कंटिन्यू रहने का अनुमान है और 530 तक की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। दूसरा कॉल है ट्रेडस्विस ब्रोकिंग के निशान जैन का। इन्होंने एनटीपीसी में खरीदारी करने की राय दी है। 138 का एक रेजिस्टेंस लेवल जो था वो स्टॉक ने ब्रेक किया है और यहां से 147 तक के लेवल्स की तेजी अगले 4 से 5 दिन में देखने को मिल सकती है। यहां पर खरीदारी करके चलने की राय 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? देखिए, दोनों ही स्टॉक बैंकिंग स्पेस से रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लगता है और शायद वहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो एक तो प्राइवेट बैंकिंग से रहेगा क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग में फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिला है, फ्रेश वीकनेस देखने को मिली है। तो आईसीआईसीआई बैंक में सेल करेंगे क्योंकि कुछ टाइम पहले ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था और उसके बाद लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। फ्राइडे के सेशन में 285 के पॉइंट सपोर्ट ब्रेक हुए थे। तो यहाँ पर वीकनेस गहराएगी। टारगेट 265 के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 293 के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक कैनरा बैंक रहेगा जहां पर हाई टॉप्स लोअर टॉप लोअर बॉटम्स तो क्लियरली चार्ट्स पे दिख रहे हैं और लास्ट सेशन में 315 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए थे। तो मैं समझता हूं यहां पर भी वीकनेस देखने को मिलेगी। 296 के टारगेट्स रहेंगे और 316 के स्टॉप लॉसेस। थैंक यू मानस। तो दोनों ही कॉल बिकवाली की मानस की तरफ से। आखिरी कॉल में खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। मोहित गाबा ने आइडिया में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि मोमेंटम इंडिकेटर्स बाइंग मोड पे है और अगले 3 दिनों में 188 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। आज 3 बैंकिंग काउंटर्स एक्सिस, आईसीआईसीआई और कैनरा बैंक तीनों में ही बिकवाली करने की राय देखने को खरीदारी करने की राय देखने माफ कीजिएगा बिकवाली करने की राय देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मार्केट भी और पार्टिसिपेंट भी पूजा आपकी तरह कंफ्यूज है। इस मार्केट में तेजी करनी चाहिए या मंदी, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन फोकस किया जाए कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन दिखेगा। मानस, बॉम्बे डाइंग, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। 230 करोड़ की पुणे की प्रॉपर्टी बेचने की कंपनी योजना बना रही है, इसके लिए मंजूरी के लिए अर्जी दी है। ये बताएं कि क्या स्टॉक में कहीं कोई संकेत है खरीदारी के चार्ट पर ट्रेड बनता है यहाँ पर? देखिए, खरीदारी करने के संकेत तो नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि जो आखिरी उम्मीद है वो 60 रुपीज के आसपास है। अगर 60 रुपए के लेवल्स ब्रीच होंगे, उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो यहां पर काफी वीकनेस देखने को मिल सकती है। हो सकता है उस केस में स्टॉक 47 या 45 तक के लेवल्स भी टच करे। और खरीदारी के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए जब तक स्टॉक 75 के ऊपर निकले नहीं, क्योंकि 75 काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखता है चार्ट्स पे। और उसके पहले तो कोई भी बाउंस बैक पे आई थिंक बिकवाली करनी चाहिए, या तो आप अगर लोअर लेवल्स पे आपने लिया है तो छोटे प्रॉफिट बुक करें, बट यहाँ पर लॉन्ग करने की राय नहीं रहेगी। देखिए, वोखार्ट का स्टॉक देखकर बताइए यहाँ पर आपको कैसे पोजीशंस बनी हुई लग रही हैं। यहाँ पर खबरें थोड़ी फिर से खराब आई हैं। 200 बॉटल्स इन्होंने रिकॉल करी हैं और जब जब रिकॉल की खबरें आती हैं तब हम देखते हैं इस शेयर में एक तेज गिरावट देखने को मिली है। पहले आज कोई ट्रेड गिरावट में खरीदारी का या फिर कमजोरी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ पर सेटअप? नहीं, जिस हिसाब से पोजीशंस बिल्डअप देखे हुए तो आई थिंक मिक्स्ड बैग है। थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशंस भी इसमें बिल्डअप देखने को मिले ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो आई थिंक इस न्यूज के बाद में एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से और प्रेशर देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो मैं खरीदारी के लिए सलाह नहीं दूंगा। आई वुड सजेस्ट टू वेट एंड वॉच। अगर स्टॉक नीचे के स्तर पे आई थिंक गैप डाउन होने के बाद में सस्टेन नहीं करता है, दोबारा सेलिंग प्रेशर आता है, तो इस स्टॉक में नीचे के स्तर पे 1250 के नीचे आई थिंक 1200-1210 लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव में इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं अगर स्टॉक में कुछ रिबाउंड देखने को नहीं मिलता है फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेशन में। ओके, ये राय आती हुई दिख रही। लेकिन इस बीच सन टीवी का स्टॉक एक बार फिर से मानस आपसे राय लेना चाहता हूं, और इसलिए आज से क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन में 10% नीचे दिख रहा है। वायदा कारोबार का स्टॉक है तो मैक्सिमम 10% गिर सकता है। ये बताएं, 10% की तो गिरावट दिख रही है प्री ओपनिंग सेशन में। कौन से लेवल्स अहम है? थोड़ा बड़े लंबे चार्ट देखकर बताएंगे तो सही रहेगा। देखिए, वीकनेस तो पहले भी देखी गई है और लगातार स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक वाजिब डाउनसाइड देखने को मिल रहा है।
बट मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट स्तर जो है वो 300 रुपए का है। 300 रुपए के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो एक बड़ा डाउनसाइड देखने को मिलेगा और उस केस में पॉसिबल है कि हम 240, 245 तक के लेवल्स भी देखें। तो बिल्कुल नजर रहेगी तो 300 रुपए पे रहेगी और फ्रेश लॉन्ग के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए अभी, जब तक स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 275 के आसपास है उसके ऊपर ना जाए, तब तक तो हर बाउंस बैक पे बिकवाली करने की ही राय रहेगी। ओके, तो ये हर बाउंस बैक में बिकवाली करें, ये राय आती हुई दिख रही सेंटी में। लेकिन इस बीच शुरुआत मजबूत होने के संकेत है प्री ओपनिंग सेशन से। एशियाई बाजारों में जो रिकवरी हुई है उसका फायदा भारतीय बाजार उठाएंगे। 45 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, 10 अंक ऊपर निफ्टी पर है। और आप देखें इस वक्त अगर मजबूती के लिहाज से तो अल्ट्राटेक सीमेंट, एनएमडीसी जैसे शेयरों में 1% की मजबूती। आईटीसी थोड़ा सा बेहतर शुरुआत कर सकता है 1% के आसपास। मारुति का हम जिक्र कर रहे थे, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखेगी। लेकिन जो निफ्टी पर मजबूती आएगी उसके पीछे 3 बड़े दिग्गज है, आईटीसी, ओएनजीसी और आईसीआईसीआई बैंक। ये तीनों ही आधा से 1% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। टाटा मोटर्स 1.5% का नुकसान दिखाएगा शुरुआती कारोबार में, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। रुपए की चाल कमजोर, 64 रुपए के नीचे फिसलता हुआ रुपया। तैयारी भारतीय बाजारों में पहली टिक पर आने की आपकी स्क्रीन पर, और पहला जो आपको टिक आता दिख रहा है वो हरे निशान में दिख रहा है। बाजार पर 42 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 15 अंक ऊपर आपको नजर आएगा निफ्टी। मजबूती आती दिख रही है। यहाँ पर सबसे टॉप गेनर के तौर पर एनएमडीसी है 1% ऊपर, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मजबूती वाले स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं वैसा नहीं, और यही वजह कि निफ्टी 7 अंक नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। आईटीसी 0.5% ऊपर है। टाटा स्टील में 0.5% की तेजी, कोल इंडिया 0.5% मजबूत है। मारुति में थोड़ी सी मजबूती बनती हुई दिख रही है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर, लेकिन चूंकि निफ्टी दबाव में और उसका बड़ा रीजन है टाटा मोटर्स का स्टॉक 2% नीचे, इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे, एचसीएल टेक में 1.25% की कमजोरी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल, हिंदुस्तान लीवर, एचडीएफसी जैसे दिग्गज बीच फिसलते हुए। 42 अंक ऊपर सेंसेक्स है और ऐसा लग रहा है शायद सेंसेक्स के रेट्स फ्रेश नहीं हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद बीएससी के रेट्स देखना होगा। अब सही आते हुए दिख रहे हैं। 17 अंक नीचे सेंसेक्स है और निफ्टी 11 अंक नीचे है। ये है सही रेट्स इस वक्त। आइए वायदा कारोबार में 15% का बड़ा नुकसान सन टीवी में होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। 300 रुपए का लेवल याद रखें। जो वायदा कारोबार के स्टॉक है पहले 10% का लोअर सर्किट होता है, कुछ सेकंड्स के बाद 5% का सर्किट और खोला जाता है, वो खोला है, और उसके कुछ सेकंड्स बाद 5% का सर्किट, और ऐसे 5% करके सर्किट खोले जाते हैं। तो 2 सर्किट लग चुके हैं, 10% और 5% का। इस वक्त 304 रुपए 30 पैसे का दूसरा सर्किट है सन टीवी के लिए। टाटा मोटर्स 2% नीचे और वोखाड़ में 1.5% का नुकसान। मैक्लियोड रसल जो टॉप गेनर था शुक्रवार को वायदा कारोबार में, आज फिर से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। यूनिटेक में 2.5% की मजबूती, सेल 1.5% मजबूत है और टाटा स्टील में 1% की तेजी। रिलायंस पावर भी 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। बाजार एकदम स्टेबल है। सेंसेक्स और निफ्टी पर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट है। बैंक निफ्टी जरूर मामूली सी नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हेमंत, कहाँ नजर है आपकी? आईटी कंपनियों पर नजर है और एचसीएल टेक पर नजर इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था इस स्टॉक ने कमजोर प्रदर्शन दिखाया था। पिछले हफ्ते करीब 8% तक पिटा था ये स्टॉक, और आज भी देखिए कमजोरी के साथ इस स्टॉक ने शुरुआत आज फिर से कर दी है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो टाटा मोटर एक और ऐसा स्टॉक है जो पिछले हफ्ते भी दबाव में था और आज भी देखिए 2% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। बड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग यहां पर देखने को मिली थी शुक्रवार के दिन भी, आज भी देखिए ये शेयर उभर नहीं पाया है। 2% की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। और काफी सारे स्टॉक्स जहां पर बड़ा डेट है, लीवरेज पोजीशंस हैं, आप देखिए उनमें दबाव देखने को मिल रहा है आज फिर से। जीएमआर इंट्रा करीब 0.25% नीचे, एनसीसी में 1% की गिरावट के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। लेकिन अगर छोटे मझौले शेयरों पर बात करें तो स्टील और छोटी मेटल कंपनियों में एक तेजी देखने को मिल रही है। भूषण स्टील 8% ऊपर, जेएसएल जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिंदल स्टील स्टेनलेस के नाम से जानी जाती है ये कंपनी, 5% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रो स्टील जैसी कंपनियों में थोड़ा सा उछाल देखा जा रहा है। मोनेट इस्पात देखिए 3% ऊपर। सेल को भी फायदा होता है। हॉट रोल फ्लैट जो प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है सरकार ने, उस खबर के चलते आप देखिए मेटल कंपनियों में थोड़ी सी राहत आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन जेपी एसोसिएट्स के लिए आज का दिन फिर से कमजोर। पिछले हफ्ते की तेज पिटाई के बाद आप देखिए आज भी करीब 0.5% कमजोरी के साथ ही इस शेयर ने अपनी शुरुआत करी है। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग में 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। जिस तरह से 230 करोड़ रुपए की पूना की यूनिट इन्होंने बेचने का फैसला किया है, इस खबर पर इस शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन कोल इंडिया एक स्टॉक ऐसा है जहां पर पिछले हफ्ते भी हमने देखा था बड़ी खरीदारी होती हुई दिखी थी, बड़े ब्रोकरेज जिसका अपग्रेड भी आया था। आज भी देखिए
1% का उछाल ये काउंटर दिखा रहा है। नेस्ले के लिए आज का दिन भी बेहद कमजोरी भरा, 4% से ज्यादा की गिरावट नेस्ले के शेयर में देखने को मिल रही है। ये शेयर फिसलता जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट 4600 के करीब है, देखना होगा कहीं उसी डायरेक्शन में तो नहीं चल रहा है। लेकिन इरोस आज का स्टार परफॉर्मर है तेजी की तरफ, 6% मजबूत अब इरोस का काउंटर आ चुका है। यहां पर शानदार तेजी होती हुई दिख रही है। 20% से ज्यादा का कट अब सन टीवी में आ चुका है, तो सन टीवी के लिए बेहद बुरा दिन, 20% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। डबल मार पड़ती हुई दिख रही है। एक और क्रेडिट स्विस ने यहाँ पर डाउनग्रेड किया है, दूसरी तरफ यहाँ पर इनके चैनल्स के लिए रिन्यूअल का मामला खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। वोखाड़ अब 2% फिसलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मार काफी जबरदस्त होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 3 सर्किट लग चुके हैं सन टीवी में, और अब 25% अगर गिरेगा तो फिर एक और शायद सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आए। अदानी एंटरप्राइजेज, इस स्टॉक ने भी काफी परेशान किया है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हुई थी और उसके बाद स्टॉक लिस्ट हुआ था। अब यहाँ पर भी नुकसान ही इस वक्त होता दिखेगा आपको। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज जबरदस्त प्रेशर में साफ तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन पावर स्टॉक्स आज काफी मजबूत कहे जा सकते हैं इस बाजार में, क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देखिए 2% ऊपर, रिलायंस पावर, अदानी पावर, आरईसी, ये सारे स्टॉक हैं पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाजार एकदम शांत ट्रेड दिखाते हुए 40 अंकों पर सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 5 अंकों का इस वक्त आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में से लाल निशान में फिसलता हुआ, अब सेंसेक्स भी लाल निशान में फिसलता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी दिक्कत यही है, आधा % के आसपास की कमजोरी यहां पर होती हुई दिख रही है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से राय लेते हैं, और 27% की तेज गिरावट। और मानस अब बताएं इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहां है? सन टीवी। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर 300 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। 225, 230 ये स्तर होंगे जहां तक स्टॉक जा सकता है, तो बिल्कुल वहां पर नजर रहेगी। और अगर कोई छोटा मोटा बाउंस बैक आ जाए और आपको निकलने का मौका मिले तो बिल्कुल निकलना चाहिए। ऑलराइट, और नेस्ले के लिए क्या लग रहा है मानस, चार्ट यहाँ पर कितने कमजोर हो गए हैं इस बड़ी गिरावट के बाद? देखिए, नेस्ले में कुछ ही टाइम पहले 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था, और जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वहां पर रिवर्सल दिखा है। तो अगर हम इसके एक टारगेट सेट करके चलें तो मैं समझता हूं कम से कम 5000 या 5100 तक के टारगेट टेक्निकली लेके चलने चाहिए, तो गिरावट तो बढ़नी चाहिए। और अगर कोई छोटा सा बाउंस बैक आए तो 6100, 6050 ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस रेंज बन गई है स्टॉक के लिए, तो उसके आसपास कभी भी आए तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। 25% नीचे खरीदेंगे आप सन टीवी एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर? अनिल जी, मार्केट में सारे अगर आप शेयर देखो तो वैसे भी पिटाई हो चुकी है। यहाँ पे जब क्लियरली ये पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आपने इरोस इंटरनेशनल की बात की, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम बिजनेस अच्छा चल रहा है, न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है। तो आई वुड प्रीफर टू बेट ऑन कंपनीज जहां पे एटलीस्ट ओवरऑल बिजनेस विजिबिलिटी स्ट्रांग है। सन टीवी में लगातार हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव स्टॉक है, और आगे अगर सही में अगर ये चैनल्स को लाइसेंस फी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े टाइम के लिए बंद होना पड़ता है तो ये काफी बड़ी दिक्कत रहेगी। तो आई वुड अवॉइड। बिल्कुल, लेकिन कोल इंडिया जेके, इसमें ये बताइए किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं और यहाँ पर आपका क्या कॉल है? हमने देखा पिछले हफ्ते जब कोयला सचिव ने अनाउंसमेंट किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने कहा कि कोल लिंकेजेस का अब ऑप्शन होने वाला है, उसका ड्राफ्ट भी पेश हो रहा है। उसके बाद से हम देख रहे हैं काफी बड़े ब्रोकरेजेस ने इसको अपग्रेड किया है, तेजी का सिलसिला जारी है। किस तरह के लेवल्स आ सकते हैं इसमें? 400 के ऊपर ये शेयर अब निकल गया है। अगर जिस हिसाब से पोजीशंस देखो तो आई थिंक काफी हद तक लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप देखने को मिली है। जनरली ये स्टॉक अराउंड 385, 395 के आसपास आता है तो एक अच्छा खासा अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, बट वो जो लॉन्ग पोजीशंस है इस बार अनवाइंड देखने को नहीं मिला है, और स्टॉक इनफैक्ट अपना जो रेजिस्टेंस जोन है वो क्रॉस कर चुका है। बट ओवरऑल अगर ऑप्शंस के आंकड़े देखोगे तो ऊपर में 420 से लेके 450 के ऑप्शन के स्ट्राइक के कॉल्स में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल सिग्निफिकेंट रहेगी, बट डिक्लाइन पे मैं बाई करने के लिए सलाह दूंगा। तो आई थिंक दिस ए गुड स्टॉक, कॉन्ट्रेडियंट बेट लेना है मार्केट में तो आई थिंक कोल इंडिया एक वुड बी हमारा एक प्रेफर्ड पिक होगा जो लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। ऊपर के स्तर पे आई थिंक 420 से 430 का लक्ष्य देख सकते हैं इस सीरीज के दरमियान। तो आई थिंक डिक्लाइन पे बाई करना चाहिए। जब तक 380 लेवल होल्ड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, तो आई थिंक हर डिक्लाइन पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के लिए सलाह दूंगा। 8100 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी, और इनफैक्ट अगर आप इस वक्त आप देखें तो निफ्टी में कमजोरी
ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर अब 0.5% के आसपास का नुकसान अब निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स भी आप देखें 100 अंक नीचे फिसल चुका है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% का नुकसान है। बैंक निफ्टी इतना ही कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआती कारोबार में कमजोरी अब बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो दबाव बनता हुआ दिख रहा है बाजार पर, वो टाटा मोटर्स और बैंकिंग शेयरों से बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिए इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक्स हैं जो अब कमजोरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर चौतरफा बिकवाली का प्रेशर है। वो खाड़ ये स्टॉक अब 2.5% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे फंडामेंटली अब इस स्टॉक में किस तरह से निवेश करें या ट्रेड करें अविनाश, क्योंकि एक तरह से ये वायदा कारोबार का हाई बीटा स्टॉक हो गया है। मतलब बाजार के मूड के साथ भी स्विंग करता है, और अगर खबर आ जाए तो फिर क्या करना। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी नेगेटिव न्यूज फ्लोज अगर हम देखें तो वोखाट में ज्यादातर आई थिंक आने के बाद स्टॉक में काफी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। मैं समझता हूं कि शायद 1-2 क्वार्टर्स के लिए जब तक पूरी तरह से रेगुलेटरी इश्यूज पूरी तरह से क्लियर नहीं होते और क्लियरली बिजनेस विजिबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती, तब तक मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस में मैं शायद एक सन फार्मा या लुपिन या ग्लेनमार्क ऐसे शेयर्स पे बेट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बिजनेस विजिबिलिटी स्ट्रांग है। हालांकि मार्जिन थोड़े से प्रेशर में, लेकिन वोखाट डेफिनेटली अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी कंटिन्यूसली अभी भी लगातार शायद 1-2 क्वार्टर्स के लिए रहेगी। ऑलराइट, अवॉइड करिए वोखाट का शेयर यहाँ पर। लेकिन सन टीवी 26% की गिरावट इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार। देखिए गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ ये शेयर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वक्त है हमारे तीनों विशेषज्ञों से विदा लेने का। मानस, अविनाश और जेके, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एलारा कैपिटल के हरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि एफआईआई दरअसल भारतीय बाजारों में कब पैसा लगाने का सिलसिला दोबारा शुरू करेगी। 70 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का 8,100 के नीचे ट्रेड करता हुआ निफ्टी 1/4% का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। आज का लो हमने बनाया है 8,070 का और आज का हाई 8,130 के आसपास का इस वक्त निफ्टी पर आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स में भी उतना ही नुकसान है और बैंक निफ्टी भी 0.5% कमजोर है। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद है 500 से कम, 550 इनफैक्ट, और 600 शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान इस वक्त, और आप देख सकते हैं किस तरह से गिरने वाले शेयरों की तादाद धीरे धीरे अब ज्यादा होती नजर आ रही है, बढ़ने वाले शेयर कम पड़ते दिख रहे हैं। बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ एलारा कैपिटल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एमडी हरेंद्र कुमार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हरेंद्र सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल इसी बात को लेकर आपसे जानना चाहता हूं, क्या वजह है कि एफआईआईज का मूड अब भी खराब है? कैश मार्केट में हर रोज बिकवाली का आंकड़ा उनकी तरफ से आता है, खरीदारी का कहीं कोई उन्हें ट्रिगर दिख नहीं रहा इस वक्त, और फ्लोज कैसे दिख रहे हैं आपको एफआईआईज की तरफ से? अगर आप देखेंगे जो फ्लोज हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस साल में नेगेटिव हुए हैं एफआईआई के, तो जनरली ये ट्रेंड होता है कि जो पहले महीने नेगेटिव होता है तो अगले महीने भी थोड़े बहुत नेगेटिव ट्रेंड ही होता है, तो 2-2.5 महीने के बाद ही फ्लोज रिटर्न करते हैं। ये एक रीज़न है इसका है कि रुपी के जो गिरावट में थोड़ी बहुत और उनको लगता है कि रुपी शायद और वीकन होगा तो थोड़ा बहुत पैसे यहाँ से निकाल लें, क्योंकि उनको काफ़ी सब्सटैंशियल गेन्स मिले हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर। एक ये है। दूसरा है कि अगर आप देखेंगे कि जो चाइना की जो वेटेज है इंडिया से थोड़ी बहुत भी मूवमेंट हो रही है उस तरफ, तो फ्लोज चाइना की तरफ जा रहे हैं, और ओवरऑल वॉलेटिलिटी जो है ग्लोबल मार्केट में वो कह रहे हैं कि मनी इक्विटी से थोड़ा बहुत डेट साइड पर मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो है इससे इमर्जिंग मार्केट थोड़े बहुत वॉलेटाइल हो गए। तो आफ्टर द बिग रन अप जो हमारा रैली आया है मार्केट में, ये एक नॉर्मल करेक्शन हो रहा है उसमें, और एफआईआई फ्लो को एक लेवल पे मेरे हिसाब से 7,800 के लेवल पे एफआईआई लोग अगले 2 महीने के बाद वापस इंडियन मार्केट को रीलुक करने लगेंगे। आपने चाइना की बात कही, चर्चा ये भी चल रही है कि चाइना ए शेयर्स को एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जल्द ही डाला जाएगा, इस पर एक फैसला जल्द हो सकता है। ये बताइए, इसके चलते क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है? भारतीय बाजारों में एफआईआई का जो आंकड़ा अब तक 3 डिजिट में आ रहा है वो बढ़ सकता है, 4 डिजिट में भी पहुंच सकता है कैश मार्केट में? ये डिफिकल्ट है कि कितना मनी आउटफ्लो होगा, क्योंकि जितना मनी इंडिया से बाहर जाता है उतना उससे ज्यादा लॉस उनको शेयर प्राइस में होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट काफी लिक्विड है उस मामले में। तो क्या क्वांटम होगा ये डिफिकल्ट है बताना, बट यस मार्केट प्रेशर में रहेगा,
और लार्जली क्योंकि ये एफआई मनी आउटफ्लो के कारण है, ये काफी ये बात कंक्लूडेड है। तो हमें लगता है कि अभी अगले 30-40 डेज में मार्केट को करेक्ट होने दें और सिर्फ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के पर नजर रखें कि आप नीचे के प्राइस में आप ले सकें। फिलहाल तो मार्केट काफी वोलेटाइल लग रहा है। ओके, तो लोअर लेवल पर आप इंतजार करें, लेकिन फिर वो लोअर लेवल्स क्या 7,500 7,700 की रेंज में हो सकते हैं हरेंद्र, या फिर आपको लगता है कि 8,000 के नीचे की ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है? नहीं, हमें लगता है कि 8,000 और 8,100 के लेवल पे मार्केट बहुत दिन रह चुका है और उसको ऊपर ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ज्यादातर ट्रेंड अभी नीचे ही जाएगा। तो हमें लगता है कि 7,800 एक अच्छी लेवल है जहां पर इन्वेस्टर्स को रीलुक करना चाहिए। तो फिलहाल हमें लगता है कि ट्रेंड डाउनवर्ड है, उसमें लीड करेगा बैंकिंग जो थोड़ी बहुत और वीक नजर कर रही है, तो मार्केट का एक ड्रिफ्ट डाउन का ही ट्रेंड है। लेकिन आप कह रहे हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदने का एक बेहतरीन मौका, ये बताइए इस तरह की क्वालिटी आपको कौन से सेक्टर्स में दिखती है और कौन से शेयर हैं जहां पर आप खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं इस समय? देखो, हमें लगता है कि जो निफ्टी स्टॉक्स में आप ऑटोपैक में मारुति है, हीरो होंडा है, और ये दो स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं स्ट्रॉन्ग। प्लस एफएमसीजी बास्केट में मिड टायर एफएमसीजी कंपनियां काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, मैरिको, इमामी। प्लस हमें लगता है कि जो पावर सेक्टर स्टॉक्स है वहां पर पावर अवेलेबिलिटी और फ्यूल सिक्योरिटी के बाद हमें लगता है स्टॉक में थोड़ी बहुत री रेटिंग होगी, और उसी एनर्जी स्पेस में हमें लगता है कि कोल इंडिया और पेट्रोनेट एलएनजी ये अच्छे स्टॉक्स हैं। यही सब स्टॉक्स हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन कुछ और सेक्टर्स जिस पर बाजार की नजर है उन पर आपकी क्या राय बन रही है? डिफेंस यूज, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, इन्हें कैसे देख रहे हैं आप? क्या दूर है इनसे? जी, फार्मा में मैं कहता हूं कि अगर आप जनरली मार्केट जब करेक्ट रहता है लोग फार्मा बाय करते हैं, बट ये टाइम थोड़ा सा माहौल अलग है। अगर आप देखेंगे ऊपर के लेवल से फार्मा सबसे ज्यादा गिरा है, और यहाँ के जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो भी पॉजिटिव नहीं है। यूएस एफडीए में उनकी तकलीफें हैं, मैन्युफैक्चरिंग में उनके गड़ी ऑडिट में पकड़े जा रहे हैं, और ऊपर से डोमेस्टिक मार्केट भी काफी बिनाइन है और वैल्यूएशन एकदम ऊपर है। तो हमें लगता है कि अगले 6 से 9 महीने फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। मिड फार्मा में थोड़ी बहुत एक्टिविटी है ग्लेनमार्क और औरोबिंदो वैसे स्टॉक में, बट हमें नहीं लगता कि ज्यादा एकदम आउट परफॉर्म करेंगे। सो फार्मा से अवॉइड करिए। आप टेक में इन्फोसिस और टीसीएस स्ट्रांग रहेंगे और अच्छा करेंगे। मिड कैप में एचसीएल टेक जो है हम कहते हैं कि नीचे के लेवल में आप एक्यूमुलेट करिए, बिल्कुल करिएगा। एफएमसीजी में सिलेक्टिव बाइंग किया जा सकता है। तो यस, फार्मा अवॉइड, बाकी दो सेक्टर आपने जो मेंशन किए आई थिंक दे विल डू वेल। आपने कहा एफएमसीजी में सिलेक्टिव बाइंग किया जा सकता है, लेकिन नेस्ले पर एक आपसे राय लेना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा है मैगी की कंट्रोवर्सी बढ़ती हुई दिख रही है, बड़े ब्रोकरेज हाउसेज एक के बाद एक नीचे के टारगेट्स अब नेस्ले के लिए सुझा रहे हैं। ऐसे करेक्शन में आप जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो नेस्ले खरीद रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं? आपको लगता है और नीचे आएगा ये शेयर अभी? देखो, हमें लगता है कि जो मार्केट अभी स्टॉक ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है, अगले 5 से 7% नीचे आई थिंक स्टॉक स्टेबलाइज हो जाएगा। 6 से 8 महीने ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, पर उसके बाद डाई डाउन हो जाएगा। जैसे उन लोग दे विल डील विद द इश्यू और बताएंगे कि ये सब इश्यूज कंट्रोल हो चुके हैं, फिर स्टॉक स्लोली एक्यूमुलेट होगा। ये हमने कई तरह पुराने स्टॉक्स में हम देखे हुए हैं, एक्सो नोबल में हुआ था, तो ये जहां पर भी आपको गवर्नेंस इश्यू या आपको लगता है कि रेगुलेटरी इश्यू या कोई प्रोडक्ट रिकॉल ऐसे कुछ आते हैं, तो एक टेम्पररी हिकअप और सेटबैक होता है कंपनी के लिए। उसके बाद कंपनी अपने आप इसको रिकवर करके एड्रेस करने लगती है और स्टॉक्स फिर रीरेट होता है। तो हम कहेंगे कि 5 से 7% नीचे नेस्ले को बिल्कुल दिखेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए डोंट एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स, बट इस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर मौके हो सकते हैं, लेकिन इस बीच बाजार दिन के लो पॉइंट की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 8,065 के आसपास का लेवल आपको दिखेगा। निफ्टी पर नुकसान 50 अंकों का 150 अंक फिसल चुका है। सेंसेक्स और मिड कैप इंडेक्स में भी लगभग 5% के आसपास की कमजोरी। बैंक निफ्टी लगभग 1% के आसपास की कमजोरी दिखाता हुआ तो काफी जबरदस्त मार पड़ती हुई दिख रही है। फिर ऐसे में हरेंद्र, चूंकि आप 7,800 या उस तरफ जाने की बात भी कर रहे हैं, क्या बैंकिंग शेयर प्राइवेट स्पेस के वो निवेश का मौका देंगे वहां पर, या फिर बैंकिंग शेयरों से अब आप दूर ही रहना चाहते हैं? करेक्शन तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक सेक्टर ही नीचे ले जाएगा। उसमें पीएसयू में तो कोई बाइंग है ही नहीं। मुझे लगता है जो हैवी वेट्स हैं, जो प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक और थोड़े बहुत अदर मिड साइज प्राइवेट बैंक जो नई
न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक, उनकी तो जो ट्रेंड है थोड़ी वीक नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि बैंकेक्स में अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। 7,800 में आप प्राइवेट बैंक्स में री एंट्री करिएगा और आपको बहुत फैबुलस रिटर्न मिलेंगे। राइट। इसके अलावा कोल इंडिया के ऊपर भी आपसे राय लेना चाहूंगा। ये स्टॉक कमजोर बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, इस शेयर पर आपने नजर डाली है क्या, और आपको क्या लगता है ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो क्लियर होती जा रही है, खासतौर पर अब कोल लिंकेजेस के ऑप्शंस भी होने वाले हैं। बिल्कुल, हमने जैसा कहा एनर्जी स्पेस में कोल इंडिया बहुत हमारा टॉपिक है। उसके साथ पेट्रोनेट एलएनजी हमने बोला है, क्योंकि हमें लगता है कि गैस बेस्ड स्टोरी फिर रीइमर्ज करेंगी इंडिया में। इस कोल इंडिया की आउटपुट जो है सिक्योरली बढ़ रही है, प्लस कोल लिंकेजेस जैसे आपने कहा विल लीड टू हायर रियलाइजेशंस, और आई थिंक देयर इज अ सेकंड राउंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एज वेल। तो ये सब हायर प्राइस पॉइंट में होंगे। तो हमें लगता है कि स्टॉक प्राइस जो है 420, 440, 450 सिक्योरली यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यस, इट मेक सेंस टू होल्ड ऑन टू कोल इंडिया। ऑटो स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बन रही है, दोनों ही, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, और क्या कहीं कोई निवेश के मौके हैं? अगर आप देखेंगे मारुति की जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है, वॉल्यूम नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये इनकी वीकनिंग हो रही है, तो मारुति एक सेक्युलर बाय है। और टू व्हीलर स्पेस में हमें लग रहा है कि बहुत कसके वाली बाइंग आई है हीरो मोटोकॉर्प में, जो नीचे के लेवल से बाउंस बैक दी है, और बजाज में। सो रिलेटिवली हमें लगता है हीरो इज मच मोर प्रिफर्ड। सो मारुति एंड हीरो विल बी आवर टू स्टॉक्स दैट वी वुड वांट टू ओन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र जी आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर बाजार, स्टॉक सेक्टर सब पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले बता दें 125 अंकों का नुकसान दिखेगा आपको सेंसेक्स पर। निफ्टी 40 अंक के नीचे है, 0.1% की कमजोरी बैंक निफ्टी में नजर आएगी, और आप देख सकते हैं कमजोर शेयर हैं 715, मजबूत शेयर महज 425। तो मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव है आज सुबह सुबह के कारोबार में, बाजार में कमजोरी बढ़ती हुई। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे हम पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा से, जानेंगे उनसे कि बाजार का डायरेक्शन आगे क्या रहेगा और क्या हो आपकी रणनीति। इस ब्रेक के बाद बाजार 120 अंक नीचे, सेंसेक्स पर और निफ्टी पर नुकसान 40 अंकों का आपको नजर आएगा। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है ये बाजार, और काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स के नजदीक पहुंचते हुए भी दिख रहे हैं, जो है 8000 के आसपास के। बाजार के आगे के डायरेक्शन पर, ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन पर और इंडियन इकोनॉमी के हालात पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं पुनीता कुमार सिन्हा, मैनेजिंग पार्टनर पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की। पुनीता जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ की जाए। अमेरिका में बड़े डेवलपमेंट्स होते दिख रहे हैं, वीकेंड पर जो जॉब डेटा है, इकोनॉमिक डेटा दूसरे हैं, काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, और अब डर ये लग रहा है कि शायद सितंबर के बाद कभी भी ब्याज दरें वहां पर बढ़ती हुई नजर आए। आपका क्या अंदाजा है, कब तक रेट हाइक हो सकती है, और फिर उसका हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा? एक्चुअली जो आप डेटा बोल रहे हैं मिक्स्ड है, अभी एकदम इतना क्लियर, इतना स्ट्रांग डेटा नहीं है। तो अभी एक्चुअली यूएस में एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि शायद जो रेट हाइक है वो थोड़ी और पोस्टपोन हो जाए, बिकॉज आप आईएमएफ का डेटा देखें, उन्होंने तो ग्लोबल जीडीपी फर्दर रिवाइज डाउन कर दिया है, और यूएस का भी जो पहले एस्टिमेट था, कई लोग उस एस्टिमेट को अब 2.5% तक ले आए हैं। तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि रेट हाइक अभी होगी कि पोस्टपोन हो जाएगी, बट इस पे काफी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ये काफी बड़ा इवेंट है, जिससे कि आजकल ऑफ कोर्स लोग बोल रहे हैं कि वहां पर क्योंकि रेट हाइक इमिनेंट है, बॉन्ड्स को ज्यादा, यूएस बॉन्ड्स को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। पुनीता जी गुड मॉर्निंग। अब चर्चा ये भी चल रही है इस देश में कि पैसा यहाँ लग नहीं रहा है, और यहाँ से पैसा शायद चाइना जा रहा है, और अब कल होने वाली एमएससीआई की बैठक में ऐसा भी माना जा रहा है कि चाइना ए के जो शेयर्स हैं उसको एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में उसका वेटेज और बढ़ाया जाए। ये बताइए आप कैसे देख रही हैं इस सबको, और भारतीय बाजारों को क्या और मुश्किल भरे दिन आगे देखने पड़ेंगे अगर ऐसा सब कुछ होता है तो? हाँ, पहली बात तो यह है कि एमएससीआई इंडेक्स में चाइना ए शेयर्स अभी नहीं है। एमएससीआई एशिया में चाइना है, जिसमें कि 8 शेयर्स हैं, जो कि फॉरेनर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉरेनर्स अभी इजीली ए शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, अभी भी स्पेशल परमिशंस की जरूरत होती है। तो कई सारे इन्वेस्टर्स ए शेयर में अभी पैसा नहीं डाल पा रहे, तो इसलिए मुझे पता नहीं एमएससीआई उसको ए शेयर्स को
इंडेक्स में कैसे डालेगा, पर अगर उन्होंने डाल दिया तब तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट काफ़ी हो सकता है, बट इट्स नॉट रियली इन्वेस्टेबल बाय एवरीबडी। तो जो मनी जा रही है फॉरेन इन्वेस्टर से, वो जनरली जो हांगकांग में लिस्टेड शेयर्स हैं, चाइनीज शेयर्स, उनमें जा रहा है। ऑफकोर्स ए शेयर्स मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स, वहाँ के लोकल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कुछ सिलेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोनों को क्योंकि वैल्यूएशन डिस्काउंट हो जाता है कभी कभी, इसलिए दोनों मार्केट्स काफ़ी अच्छे से ऊपर चली हैं। बट वहाँ पर भी अभी कोई चाइनीज गवर्नमेंट ईजिंग कर रही है, बट स्लो डाउन तो उधर भी है, तो इसलिए वहाँ के वैल्यूएशन जो है बहुत अट्रैक्टिव अभी नहीं लग रहे। तो मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, कब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पर पैसा डालते रहेंगे ये थोड़ा डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, और इंडिया में अब वैल्यूएशंस क्योंकि इम्प्रूव हो रही है एज मार्केट हैज फॉलन, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इस मार्केट में उनको अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं, हालांकि कोई शॉर्ट टर्म कैटलिस्ट अभी नहीं है। आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म कैटलिस्ट नहीं है, तो फिर जो एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का सिलसिला हम देख रहे हैं पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, वो आपको क्या लगता है जारी रहेगा भारतीय बाजारों पर, और कितना और आउटफ्लो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं भारत से होता हुआ? सबसे डिफिकल्ट चीज अभी इन्वेस्टर्स के लिए है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, कि पैसा कहाँ डालें। यूएस में अनसर्टेनिटी है, चाइनीज मार्केट रन कर चुकी हैं, इंडिया में जो रेट हाइक ईजिंग साइकिल था वो भी अभी दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो आजकल कहीं भी देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बहुत अट्रैक्टिव कहीं पर भी कुछ नहीं लग रहा। तो उसमें अगर आप उस ओवरऑल पिक्चर में देखें तो इंडियन कंपनीज फिर भी अच्छी स्ट्रांग लगती हैं। इंडिया में अभी भी अर्निंग साइकिल बॉटम पे है, यहाँ से इम्प्रूव होता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं। जो मर्जी आप कहें, आरबीआई ने रेट तो कट किया ही है। हाँ, उनकी कमेंट्री में उन्होंने इन्फ्लेशन की बात की है, बट रेट कट तो किया ही है उन्होंने, और गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं। तो अर्निंग्स में कुछ तो यहाँ से रिकवरी आती हुई लगेगी। सो अगर आप ग्लोबली देखें तो अभी भी इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जो आप शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर्स हैं, शॉर्ट टर्म जो कि पैसा सोच रहे हैं बहुत बनेगा, वहां पर आपको वीकनेस आएगी। बट जो लॉन्ग टर्म है वो मनी यहाँ से नहीं भागने वाला। ओके, तो लॉन्ग टर्म पैसा हिंदुस्तान में रहेगा, लेकिन ऐसे में फिर क्या किया जाए? क्या ये करेक्शन खरीदारी का मौका दे रहा है भारतीय बाजारों में, या फिर यहाँ से भी कोई डाउन साइड रिस्क 5 से 10% की दिखती है आपको? अब वो तो आपके टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। आपका टाइम होराइजन, जैसे मैंने बोला, अगर आप लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लेंगे तो आई थिंक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लेंगे तो फिर तो रिस्क सब जगह ही है आजकल, बिकॉज मैंने जैसे बोला ग्लोबल इक्विटीज, ग्लोबल बॉन्ड्स, एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स ही जनरली अभी डिफिकल्ट दौर से गुजर रही हैं, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बहुत सारी हैं और वैल्यूएशंस एकदम अट्रैक्टिव नहीं है। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डिफिकल्ट मार्केट रहेगी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी डिफिकल्ट मार्केट है। पुनीता, ये बताइए मॉनसून का जो कंफ्यूजन बना हुआ है उसको आप कैसे देख रही हैं? एक तरफ से आईएमडी जो पहले खराब मॉनसून की बात करता है और उसके बाद अपने फोरकास्ट को और नीचे की तरफ घटाता है, और उसके सामने स्काईमेट जो कहता है कि मॉनसून सामान्य रहेगा। आप किस एजेंसी के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहेंगी, और मॉनसून को लेकर भी अनिश्चितता जिस तरह से बनी हुई है, इसको एफआईआई कैसे देखेंगे? अभी मॉनसून का डेटा पे क्या कमेंट्री है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं भी अभी थोड़ी उस पर कुछ क्लैरिटी आपको नहीं शेयर कर सकती हूँ। अब आई थिंक इसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जिस पे हम लोग एक्सपर्ट्स हैं। बट ये जरूर आप देख सकते हैं कि जो रूरल इकोनॉमी है उसमें और कई सारे प्रेशर्स हैं। सो आप वहाँ पे वेज हाइक्स अभी नहीं इतनी हुई, फार्मर्स की स्थिति इतनी ग्रेट नहीं है, बट इसलिए नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इसलिए क्योंकि पहले उनको काफ़ी एक्सेसेस उनके पास बहुत एक्सेस मनी था, और अब वो रैशनलाइज डायरेक्ट सब्सिडीज और इन सब बेटर
बैलेंस वेज में वो पैसा उनको जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो रही है रूरल इकोनॉमी में। एंड पर यहाँ पर भी मॉनसून एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर इन द रूरल इकोनॉमी। तो आपको कई सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आप एग्री कंपनी से बात करें तो वो बोलते हैं कि अभी भी सिचुएशन इतनी ग्रेट नहीं है, बट थोड़ी इम्प्रूव होती हुई शायद दिख रही है। ओके सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार पर और ग्लोबल मार्केट पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स पर है, दिन के लगभग लो पॉइंट पर बाजार ट्रेड करता है। जी हाँ, लो पॉइंट तो 8055 के आसपास का बनाया है हमने, वहां से 10 अंक ऊपर जरूर है, लेकिन 45 अंकों का नुकसान अब भी है। निफ्टी में आधा % का नुकसान, मिड कैप इंडेक्स 1% कमजोर है और बैंक निफ्टी में भी उतनी ही कमजोरी आपको दिखेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स ½ % नीचे। तो ये है इस वक्त का रुझान बाजार का। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं और बढ़ते ब्याज खर्च से कंपनियों की हालत और खराब होती दिख रही है। एचसीसी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद का कहना है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में पेमेंट अटकने की वजह से कंपनियों का कर्ज बढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए कंपनियों की सेहत सुधारना बेहद जरूरी है। स्मार्ट सिटीज बनाने के अलावा काफी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की भी बात जो है सरकार कर रही है, लेकिन गिवन की ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो कर्ज तले दबे हुए एक तरीके से, वो कितने तैयार होंगे आगे आने के लिए और इसे कैसे होंगे, मगर वो करना चाहते हैं। इसी के लिए तो ये कंपनियां बनाई गई। कंपनियां इसलिए बनती है कि कोई समाज में कोई गरज हो, उसको प्रोवाइड करने के लिए ये व्यवसाय बसाया जाता है। तो ये करने के लिए तो उनको निर्माण किया, वो तो करेंगे। मगर आज अगर उनकी डेट क्यों हो गया है, ये डेट हुआ है क्योंकि ये कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीपीपी हो या डायरेक्ट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ने जो रास्त इनको पैसे देने थे वो दिए नहीं है। इसकी वजह से इनकी डेट बढ़ गई और इसकी वजह से वो तकलीफ में है। तो इसका सोल्यूशन बड़ा आसान है कि जहां जहां सरकार से इन कंपनियों को पैसे आने हैं वो जल्दी से जल्दी दिए जाए, ताकि उनका ये डेट माउंटेन खत्म हो जाए और ये आगे चले जाए। इसमें कंपनियों को सुविधा नहीं, बैंकों को तकलीफ है और सिर्फ सरकार ने पैसे दिए नहीं इसलिए हो रहे हैं। तो ये राय आती है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर और बाजार 150 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स पर हैं। और इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड दलजीत सिंह कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम लेंगे इस मॉनसून सेल में वो कौन से हैं बम्पर स्टॉक्स जो आपको दे सकते हैं शानदार रिटर्न्स। दलजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं पहला स्टॉक जहां पर निवेश का मौका दिखता है आपको आज। जी अनिल जी, गुड मॉर्निंग। वैसे तो नाम आपका प्रोग्राम का है मॉनसून सेल, बट हमने सेल वाले स्टॉक नहीं चुने हैं क्योंकि हमारा मानना है कि सेल में वही चीज होती है जो खराब होती है। जो अच्छी चीज है उसमें शायद सेल ना मिले, तो हमने उसमें चूज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम पहला स्टॉक चूज कर रहे हैं जो कि हमें लगता है कि इस कंपनी ने काफी बड़ा एक्सपेंशन प्लान और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर केपेक्स पिछले 1 साल में किया है, जिसका फायदा अब अगले 1 साल में 1 से 1.5 साल के बीच में आने वाला है। तो हमारा मानना है भले ये भी इसके स्टॉक के ऊपर ओवरहैंग है कि टेलीकॉम में जाएंगे, रिटेल में लॉस बन रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इनका कोर बिजनेस है, जो पॉलिएस्टर का जो एक्सप्लोरेशन और बाकी जो कोर बिजनेस है, वहां पर जो एक्सपेंशन किया है उसका फायदा काफी बड़े रूप से मिलने वाला है, जिसकी वजह से अगले 1.5-2 साल में इनके मार्जिन जो है वो काफी इंप्रूव हो सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि रिलायंस इस समय जो है एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। फिलहाल हमने टारगेट 1111 रुपए का दिया है 1 साल की अवधि के हिसाब से, और हम जैसे जैसे नंबर्स आएंगे फिर इस टारगेट को हम बढ़ा भी सकते हैं। राइट, चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है जो दलजीत जी को पसंद है, यहाँ से एक अच्छे रिटर्न्स की आप अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा, सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका दरअसल स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। दलजीत जी गुड मॉर्निंग, बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है जो आपको पसंद है? जी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। दूसरा स्टॉक हमें लगता है कि कोल इंडिया को लेना चाहिए,
क्योंकि कोल इंडिया का अगर आप प्रोडक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो पिछले कई वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने पिछले कुछ महीनों में तोड़ दिया है। लगातार अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम पिछले साल के FY15 के नंबर्स देखें तो FY14 के ऊपर 6-7% से ज्यादा का प्रोडक्शन ऑफटेक किया है, और अभी जो सरकार के साथ इन्होंने करार किया उसमें लगभग 10 से 11% का इन्होंने MOU किया है, और पिछले 2 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसमें 10-11% किया है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। अब ये जो नए कोल के ऑक्शन तीसरा चरण जो हो रहा है उसके बाद ये जो है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में भी बेच पाएंगे, तो वो 5 साल के लिए एक तरीके का लॉक इन हो जाएगा स्टॉक इनका जो कोल का प्राइस है, यानी कि वैगरीज नहीं रहेंगी मार्केट की। तो ये सब चीजें इस कोल इंडिया के लिए हमें लगता है कि वॉल्यूम जो है वो इसका मेजर ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़ पाए, प्राइस का एग्जामिशन हमने अगले 5 साल के लिए CAGR कुछ 5 से 7% का लिया है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है, जिसका कंबाइंड असर ये होगा कि कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी काफी तेजी से बढ़ सकती है। जो स्टॉक में ओवरहैंग रहता है हमेशा कि कभी भी सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, मुझे लगता है वो हर समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मोनोलिथ है जिसको शायद रेप्लिकेट करना आसान नहीं होगा। तो अगर किसी को एनर्जी सेक्टर में रहना है तो उसके लिए कोल इंडिया आई थिंक सबसे बढ़िया है। हमने अभी DCF बेस्ड टारगेट प्राइस 467 का दिया है। जैसे जैसे कैश फ्लोज बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये टारगेट आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये 2 स्टॉक हैं बेहतरीन जो आपको दे सकते हैं शानदार मुनाफा। कोल इंडिया खरीदने आप 1 साल के लक्ष्य के लिए 467 रुपए, और ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और ज्यादातर FI ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। दूसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये टारगेट बड़ा इंटरेस्टिंग दिया, 1111। दलजीत जी ने काफी बेहतरीन इंटरेस्टिंग टारगेट दिया, लेकिन बता दूं आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी कि आप जो चैनल इस वक्त देख रहे हैं CNBC आवाज, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा है। हमारा प्रबंधन और स्वामित्व इस चैनल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। दलजीत, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी अनिल जी, ये दोनों स्टॉक्स हमारे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं। मेरे पर्सनल होल्डिंग नहीं है, मगर प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और क्लाइंट्स के पास इसकी पोजीशन हो सकती है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आता हुआ दलजीत की तरफ से। शुक्रिया दलजीत आपका हमारे लिए वक्त निकालकर ये 2 बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार इस बीच कमजोर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 8050 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी ने की है। तो पिछले हफ्ते का जो लो था 8050-55 के आसपास, वहीं से फिर से घूमने की कोशिश होती दिख रही है। आज का लो भी 8053 का है। इस वक्त हम 8080 पर फिर से आते हुए दिख रहे हैं। 100 अंकों का नुकसान लेकिन सेंसेक्स में फिर भी है, और निफ्टी 35 अंक नीचे है। मिड कैप और इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा है, 0.5% के आसपास की। बैंक निफ्टी भी इस वक्त 0.5% कमजोर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 0.5% के आसपास का नुकसान, और यही वजह है कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद अब लगभग दुगुनी हो चुकी है कमजोर शेयरों के मुकाबले में। महज 425 स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जबकि कमजोर शेयर 820 के आसपास इस वक्त आपको नजर आएंगे। ये है इस वक्त का बाजार का रुझान। हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत फिर से की है भारतीय बाजारों ने। बड़ा सवाल ये कि क्या 8000-8050 की रेंज में बाजार सपोर्ट ले पाएगा, इसका जवाब लेंगे आगे। लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज आएगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।